यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी अपने कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी जो एनसीईआरटी चल रही है क्लास 8 की साइंस के एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर नंबर आज आपका 5 है, जिसमें हम कोयला और पेट्रोलियम अपना पढ़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर अपने डिस्कस कर लिए हैं। 4 चैप्टर जो थे हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर लिए। आज हमारा 5वां चैप्टर होगा कोयला और पेट्रोलियम। देन इससे पहले हमने जो किया था क्लास 6 के एनसीईआरटी अपने कवर किए हैं, सारे चैप्टर हमने किए हुए हैं। तो और इसके बाद हमने क्लास 7 की है, अब हम क्लास 8 की कर रहे हैं। तो हमने क्लास 6 to 8 हमें जो सेकंड पेपर हमारा होता है पेपर 2, उसमें 6 to 8 आपकी जो होती है साइंस आपकी आती है। इम्पोर्टेंट सारी टॉपिक आपको समझाए जा रहे हैं, यानी आपकी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ से रिलेट करके आपको चीज़ें समझाई जा रही है, जिससे आप ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाओ और जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आप आंसर दे पाओ। चलिए अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में भी इसको कोयल और पेट्रोलियम ही, कोयला जो होता है इसको कोयल बोला जाता है और जो पेट्रोलियम है इसको पेट्रोलियम ही हम इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए पहला टॉपिक आता है अब इसमें हमारा कि जो कोयला होता है या फिर जो पेट्रोलियम है वो होता क्या है। तो कोयला और पेट्रोलियम है क्या, जो कोयला है या पेट्रोलियम है वो है क्या। जैसे हम अपनी जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है, जो हमारी डेली की जो हमारी क्या होती है, जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता होती है, जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता रहती है के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। तो उसके लिए जब हमारी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्या हमारी जो नीड है, वो बेसिक सी जो नीड होती है, हमारी बेसिक सी जो नीड होती है, उसके लिए हमारे जो डिफरेंट जो मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ आपके क्या होते हैं, इनमें से जैसे आपने देखा को कुछ प्राकृतिक होती है और कुछ मानव निर्मित आपकी होती है। तो इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, जो नेचर हमारा है, जो प्रकृति है वो पाया जाता है। तो कुछ इसमें क्या होता है नेचर से हमें मिलती है और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया, यानी कुछ मानव निर्मित आपकी होती है, कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा आपकी होती है। तो अपने दैनिक जीवन में जो आपका डेली की आपकी जो लाइफ होती है, डेली रूटीन जो आपका होता है, दैनिक दिनचर्या आपका जो होता है, यानी सुबह से शाम तक का डेली का जो प्रोसेस आपका होता है, उसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। जैसे आज आप मॉर्निंग में उठे, देन मॉर्निंग से इवनिंग तक जब तक आप सोते हैं तब तक जो आपकी जो चीज़ें होती है जो आप डेली अपने लाइफ में लाते हो, उसकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करना है, कैटेगराइज उनको करना है कि कौन सा नेचर से हमें मिलती है और कौन सी हमारी मानव है, मानव निर्मित आपके होते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा आपको मिलती है। इनके आपको क्या करना है, एक लिस्ट आपको रेडी करनी है, जिसमें आपको दोनों को पार्टिसिपेट करना है, दोनों को क्या करना है, कैटेगराइज आपको करना है कि एक तो आपकी नेचर से होगी, नेचुरल जो होती है जो प्रकृति से हमें मिलती है, दूसरी हमारी मैनमेड होती है जो मैनमेड से हमें मिलती है। तो दोनों को आपको कैटेगराइज करना होगा। चलिए सबसे पहले आती है प्राकृतिक। जो प्राकृतिक से देखिए प्राकृतिक क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे हमारी जो जल है, वायु है, मृदा है, या फिर जो खनिज होता है, क्या होता है खनिज आपका होता है, मिनरल्स आपका होता है। ये क्या होती है, ये जो चीज़ें होती है, खनिज जो है ये भी क्या है आपका, ये हमारा प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, नेचर से हमें मिलता है। जो मानव निर्मित है, जो हम क्या करते हैं मानव के यानी खुद से बनाते हैं, यानी जो हम बनाते हैं, जो मानव निर्मित होती है, मैनमेड आपकी है। तो जो मैनमेड होती है जैसे कि इसमें प्लास्टिक हो गया, संश्लेषित जो रेशो होता है, ये रेशो आपका है। तो संश्लेषित रेशो से जो बनने वाला जो कपड़ा होता है, जो आप क्लोथ पहनते हो, सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ आपके रेडी किए गए, जैसे आपने अभी पढ़ा भी था पीछे आपने पढ़ा था रेशे से चैप्टर जो आपका आया था, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर से अपने जो कपड़े थे वो बनाए थे, जो आपके क्या होते हैं आर्टिफिशियल जो आपके कपड़े होते हैं सिंथेटिक फाइबर से जो आपके बनाए जाते हैं। तो उस तरह के, क्योंकि इनमें खर्चा कम आता है तो इसीलिए इसमें जो आपका है ये सिंथेटिक फाइबर आपका होगा, सिंथेटिक फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं। लकड़ी हो गई, और जो मानव निर्मित आपका होता है, जैसे मानव के द्वारा क्या, जैसे हम फर्नीचर बना लेते हैं, यानी लकड़ी का यूज़ करके क्या करते हैं हम फर्नीचर बना लेते हैं। तो इसी तरह आपका क्या है, ये सारी जो हम बनाते हैं यानी जो हम बना लेते हैं ये होती है हमारी मानव निर्मित। अब आते हैं अगला को है हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ये आपको पता चल गया प्राकृतिक क्या होता है। अब आता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो क्या क्या आपके होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज है क्या।
तो प्राकृतिक संसाधन या फिर नेचुरल जो रिसोर्सेज होता है वो आपका क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, तो सबसे पहले आता है कि क्योंकि ये सभी प्रकृति के द्वारा ये सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपको देखने से क्या पता चला, ये नेचर से आपको प्राप्त होगी, जो नेचर है प्रकृति है उससे हमें प्राप्त होगी। तो ये सभी प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी के सभी क्या है हमारे, जो सभी के जैसे जल हुआ, वायु हुई, जल आपका होता है, वायु होती है, मृदा होती है, या फिर जो खनिज मृदा आपकी होती है, मृदा यानी सोइल आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सोइल होती है। और उसके साथ साथ जो खनिज आपको होता है, ये सभी के सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जो प्रकृति हमें देती है, नेचर हमें देता है। क्या अब क्वेश्चन बनता है कि क्या हम सभी अब प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का अब आता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उनका डेली यानी जो निरंतर है, निरंतर इसका यूज कर सकते हैं फॉर एवर, यानी निरंतर का मतलब होता है आपका फॉर एवर, यानी हम इसका जो यूज है वो करते रहेंगे निरंतर। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसका क्वेश्चन आपको पता चल गया। तो अब है नेक्स्ट है कि क्या वायु, जो वायु होती है, जल होती है या मृदा होती है, वो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या बना आपका, जो क्वेश्चन था ये बना कि जो वायु आपकी है, जो एयर होती है, वाटर होता है, या फिर जो सोलिय है, सोली आपके होते हैं, मानवीय यानी मृदा जो मानवीय है यानी सोइल आपकी होती है, सोइल है, वो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा समाप्त होते हैं। जो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके द्वारा ये आप खत्म हो सकती है, समाप्त आपके हो सकते हैं, इसका एंड हो सकता है। जैसे हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जो जिंदगी होती है, उसका एक निश्चित क्या होता है, टाइम पीरियड आपका रहता है। तो टाइम पीरियड रहता है तो अपना टाइम खत्म होता है, क्या हमारी जो मृत्यु यानी हम मर जाते हैं, डेथ हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जल होता है या मृदा होती है या फिर जो वायु है, इनका जो मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, जो मानवीय एक्सपेरिमेंट होता है उसके द्वारा ये आपके समाप्त हो सकते हैं या नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये समाप्त हो जाएंगे या नहीं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि जल के बारे में, जो जल है उसके बारे में यानी वाटर के बारे में आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है, जो जल है, जो वाटर है, वो क्या है, एक असीमित संसाधन है। यानी असीमित संसाधन क्या होता है, जिसकी अवेलेबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है, लिमिटेड आपका, तो असीमित रिसोर्स आपका है, क्या है ये, असीमित आपका रिसोर्स संसाधन होता है। तो प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन को भी के दो रूप में यानी दो पार्ट में इसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं। जो वायु है, जल है और मृदा है, इनका जो देखिए इनका जो ये है आपका, तो ये आपका जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो उससे समाप्त हो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपका जो है एंडिंग पॉइंट की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, जो आप पानी है, वाटर आप करते हो, तो वाटर का आप अपने जो शुरू से यानी सुबह आप उठते हो तो सुबह से आप जब तक सोते हो कितना पानी आप वेस्ट कर देते हो। कहीं पर आप टैप जो होती है वो खुली छोड़ देते हो, सबमर्सिबल अपना खुला छोड़ देता हो, तो बहुत सारा पानी आप ऐसे ही वेस्ट अपना करते हो। उसी तरह जो रेन वाटर आपका आता है उसको आप कंजर्व नहीं कर पाते, वो आपका नालियों में इसी तरह आपका बहता रहता है। तो ये क्या है आपका, ये इससे क्या हो रहा है, हम जो है एक तरफ यानी जो हमारे प्रकृति नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके एंडिंग पॉइंट की तरफ को बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी समाप्त आपके हो गए, लेकिन इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है, ये हम जो चल रहे हैं यानी इसके एंडिंग पॉइंट की तरफ को धीरे धीरे करके इसे बढ़ रहे हैं, इसका जो लेवल है वो हम कम करते जा रहे हैं। तो वाटर हमारा जो हो रहा है ज़्यादा वेस्ट आपका हो रहा है और जो कंजर्व हम कम कर पा रहे हैं, तो कंजर्वेशन का कोई जो है प्रोसेस आपका नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा जो है आपका वेस्टेज वाटर आपका ज़्यादा हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि जो अक्षय है वो प्राकृतिक संसाधन है। जो अक्षय क्या है, अक्षय जो है एक प्राकृतिक, दो चीज़ों में हमें ये क्या करना था, कैटेगराइज आपका करना था। एक आपका अक्षय हो जाएगा, दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो अक्षय जो होता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स आपका होता है। क्या होता है, ये होता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि प्राकृतिक आपके होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज,
नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहला आता है इसमें पॉइंट कि ये संसाधन जो ये रिसोर्सेज है वो प्रकृति में असीमित मात्रा में, जो प्रकृति है जो नेचर है उसमें क्या है असीमित मात्रा में यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपके प्रेजेंट है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। और जो मानवीय क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, जो मानव यानी जो ह्यूमन की एक्टिविटी से ये आपके समाप्त नहीं होगी एंड आपके यानी खत्म आपके नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट हमारी होती है, सन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, सन की जो लाइट है यानी सनलाइट आपकी होती है, या जो वायु है ये आपकी कभी खत्म नहीं होगी, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो ये क्या है आपका दूसरा पॉइंट है कि समाप्त होने वाले क्या है प्राकृतिक संसाधन जो है आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो वायु जो है ये आपका मानवीय क्रियाकलाप से जो है ये आपके सूर्य का प्रकाश या वायु जो होगी ये समाप्त होने वाले, ये आपका हो गया। अब आता है समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, ये आपका सेकंड पॉइंट आता है कि समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन आपके हैं। चलिए ये आपका होगा, ये आपका दूसरा पॉइंट आपका है। ये क्या है दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आपका आता है, तो जैसे आपने देखा जो संसाधन जो हमारे प्रकृति जो होता है जो नेचर है उसमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगे और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करा उससे वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर देख लिया जो सनलाइट होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है वो कभी समाप्त नहीं होगी, या वायु जो है जो एयर है वो भी आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। या जो जल आपका है जो वाटर है वो भी आपका ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पीने वाला जो वाटर है उसकी क्या है जो उसकी पीने वाले वाटर जो है जिसे हम पीते हैं, तो पेयजल की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। पानी क्या है, पानी तो ज़्यादा है लेकिन पीने वाले पानी की जो मात्रा है वो कम आपकी है। तो जैसे जो असीमित मात्रा में क्या है अनलिमिटेड क्वांटिटी, जैसे आपका जो नेट का आप रिचार्ज करते हो, अब क्या है अब जैसे कि आपका जो 5G आपका चला है, तो 5G में क्या हो रहा है आपको अनलिमिटेड आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड आपका होता है। या फिर जो वाईफाई आपका लगा होता है, वाईफाई क्या होता है अनलिमिटेड आपका होता है, यानी उसमें जो ये 5G है ये तो आपका अनलिमिटेड चल ही रहा है, यानी आपको 5G क्या है या आप जो होता है अगर आपने कॉमन सा आपने रिचार्ज किया हुआ है, जैसे आप जियो में आपका है या फिर एयरटेल में आपका है, जियो या एयरटेल है, तो जियो वाला जो है जियो वाला तो आपका वहीं पर चलता है जहाँ पर जियो के नेटवर्क आपका 5G है। लेकिन एयरटेल क्या है, एयरटेल आपका जहाँ यानी ये 4G में ही आपका क्या है 5G जो 4G नेट आपका है उसी में 5G आपका चला हुआ है, 5G चल रहा है। तो अगर आपने एक जहाँ पर आपका जो एयरटेल का नेटवर्क आपका लगा हुआ है तो और आपका जो फ़ोन है वो 5G है, तो आप 5G जो होता है वो अनलिमिटेड आप चला पा रहे हो। इसी तरह जब आप वाईफाई में एक बार रिचार्ज करा लेते हो मंथली, तो उसमें क्या होता है जब आपने मंथ का 1 महीने का आपने रिचार्ज करा लिया तो उसमें आप कितना भी जो डाटा है कितना भी कुछ आप वेस्ट कर सकते हो, कितना भी चीज़ आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, मूवी वगैरह देख सकते हो, या भी जो भी आपका जो काम होता है वो आप यानी उसमें रिचार्ज क्या होगा फिक्स आपका होगा कि 1 महीने 1 मंथ का आपने रिचार्ज करा लिया तो अब आपका जो है अनलिमिटेड आपका रहने वाला है, कितना भी आप जो डाटा है वो वेस्ट कर सकते हो। उसी तरह जैसे आप कॉल का करते हो तो अनलिमिटेड कॉल आप करते हो, यानी आप पूरे दिन आप बात करते रहो या फिर आप नहीं बात करो, तो क्या है उसका तो जो टाइम है वो फिक्स आपका होगा कि अनलिमिटेड आपका है, आप बात करो या ना करो उस पर कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरह ये क्या है आपका अनलिमिटेड आपका प्रेजेंट होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, तो ये तो आपके अक्षय है जो समाप्त नहीं हो गए। दूसरे आते हैं जो समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे ये होता है आपका एग्जिस्टेबल, ये आपने अभी पढ़ा इनएग्जिस्टेबल। अब आता है एक्स एग्जिस्टेबल, ये होता है एक्स एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। जो नेचर हमारा है इसमें जो इन जो स्रोत होते हैं, जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो सीमित आपके है। जैसे आपने अगर फ़ोन में आपने रिचार्ज कराया 1 यानी पर डे का आपका जो रिचार्ज है वो 1.5 GB का आपने कराया, 1.5 GB, या फिर आपने 2 GB का आपने रिचार्ज करा लिया, या फिर 1 GB का आपने रिचार्ज कराया कि पर डे जो है ये आपका पर डे का आपको बता रहे हैं, यानी पर डे
डे का आपने रिचार्ज किया हुआ है कि आपको पर डे 1.5 GB या फिर 2 GB आपको, या 1.5 GB 2 GB 3 GB आपको डेली आपको जो रिचार्ज है, डेली जो डाटा है वो आपको मिलेगा। अगर आपने ये 1.5 GB आपने 15 दिन, आप 15 सेकंड में आप ख़त्म कर सकते हैं, 15 जो मिनट होती है 1 घंटे में आप ख़त्म कर लीजिए, या फिर आप पूरे दिन में इसे ख़त्म कर ले, या फिर मत करिए। यानी इसका टाइम क्या है, पूरा फिक्स आपका है कि ये आपका जो है 12 साढ़े 12 बजे आपकी जो डाटा है वो आ जाती है और अगले दिन 12 बजे तक ये आपके ख़त्म हो जाती है। यानी रात के 12 सवा 12 बजे ये आपका आ जाता है और अगले दिन अगली रात में, अगले दिन यानी अगली रात में ये आपकी 12 बजे ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा से दूसरा दिन का आपका जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप डेली नहाते हो, यानी आप सुबह उठ के नहाते हो, वो डेली का जो आपका प्रोसेस आपने किया, फिर रात में आप सो गए, फिर आपका अगले दिन का फिर वही डेली रूटीन रहता है। तो इसी तरह आपका ये क्या है, तो इसी तरह जो है आपका कि जो समाप्त होने वाले जो संसाधन है, जो समाप्त होने वाले जो स्रोत है, उनकी जो मात्रा है वो क्या है, सीमित आपकी है, वो एक सीमित है, लिमिटेड आपका है। ये क्या है, लिमिटेड आपका होता है, ये आपका लिमिटेड है, ये होते हैं लिमिटेड। ये कैसे होते हैं, लिमिटेड आपके होते हैं। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होगी, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकता है। जो मानव एक्टिविटी, जैसे आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ह्यूमन जो है अगर वो एक्टिविटीज़ कर रहा है तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ये आपके समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों के उदाहरण क्या है, जैसे वन आपका होता है, जंगल है, फॉरेस्ट है। जैसे आप पेड़ काटते चले जाओगे, जैसे पेड़ को आप काटते चले जाओगे तो जो वन होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। या फिर वन्य जीव आपके हो, जो वन में जीव रहते हैं, जो एनिमल्स वन में रहते हैं, अगर आप उनको उनका शिकार कर दोगे, यानी उनको शिकार कर करके उनको खा जाओगे, शिकार कर करके उन्हें अपना भोजन बना लोगे, तो वो भी क्या एक ना एक दिन आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड आपकी है। इसी तरह जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो भी आपके लिमिटेड है। कोयला है वो भी लिमिटेड आपका है। पेट्रोलियम जैसे है, जैसे आप गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हो तो पेट्रोल का क्या, जैसे आपने 1 लीटर 2 लीटर आप जो अपनी गाड़ी रखते हो, व्हीकल जो रखते हो, उसमें आप पेट्रोल डलवाना पड़ता है अगर आपको आगे का ट्रैवल आपको करना है। यानी अगर वो ट्रैवलिंग का हिसाब आपका रहता है कि आप कितना ट्रैवल करो, जो आपके व्हीकल्स है वो कितना एवरेज आपका दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पेट्रोल है वो आपका खत्म होता है। प्राकृतिक जो गैस होता है, जो नेचर की गैस आपकी होती है, जो नेचुरल गैस है, वो भी आपकी इसी तरह आपकी खत्म हो जाती है। या फिर इस तरह आपके जो अदर चीज़ें होती है वो भी, जैसे आपका खाने का, जैसे आपने खाना बनाया, भोजन आपने बनाया, तो सुबह यानी आपने मॉर्निंग में या दोपहर के टाइम आपने जो खाना है वो आपने बना लिया, तो खाना आपने बना लिया, तो उसके बाद क्या होगा, तो खाना जो होगा, खाना आपने तैयार किया, खाना आपने बना लिया, या आपके जो घरों में जो अनाज आप करते हो, जैसे आप फसल का एग्जांपल ले सकते हो, जो फसल आपकी होती है, जैसे अभी आपके गेहूं का सीज़न आपका चला हुआ है, यानी गेहूं बोए जा रहे हैं, तो गेहूं बोने के बाद जब गेहूं की जो फसल होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये आपका जो अप्रैल मई में ये आपकी कट जाती है। अप्रैल मई में कटने के बाद आप इसको स्टोर कर लेते हो। इसी तरह धान आपका होता है, उसको भी स्टोर करके आप रखते हो। तो ये क्या आपका, यानी 1-1.5 साल के लिए आप जो होता है अपना जो फसल है वो स्टोर कर लेते हो। तो दोबारा से फिर आपको क्या है, यानी इसका एक टाइम पीरियड आपका रहता है, जैसे आपने 1 साल तक आपका जो अनाज है वो स्टोर कर लेते हैं ना, आपको जो नेक्स्ट ईयर होता है दोबारा से आप गेहूं बोते हो, फिर वही आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू आपका रहता है। तो इसमें क्या होगा, यानी एक जो टाइम पीरियड आपका है। तो इसी तरह जो प्रकृति जो नेचर होता है उसमें भी कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड आपके, अगर आप उसे खत्म करते चले जाओगे, तो अगर हमने फसल नहीं उगाई, यानी गेहूं की फसल अगर हमने नहीं उगाई, तो क्या हम भूखे मर जाएंगे, या फिर हमें कहीं और से अपना लेना, यानी गेहूं हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरह आपका जो वन है वो हमें चाहिए। अगर हमने एक पेड़ काटा है तो दूसरा पेड़ हमें लगाना चाहिए। इसी तरह आपकी जो खनिज है वो मिनरल्स जो है, अगर हम उसको ज़्यादा जो यूज़ करते चले जाएंगे, कोयला है हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, पेट्रोल है तो पेट्रोल का जब हम जो खपत है वो ज़्यादा कर रहे हैं, और जो वो आपका इसी तरह जो प्राकृतिक गैस है तो ये आपका लिमिटेड है, अगर हम इसे ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो ये एक ना एक दिन आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद कि अगर हम एक एग्जांपल यानी एक एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, कि यह कक्षा का सेतु सामूहिक क्रियाकलाप आपका है, यानी ये आपका ग्रुप एक्टिविटी है। कैसा, जैसे आपका जो व्हाट्सअप का ग्रुप होता है, एफबी ग्रुप होता है, इंस्टा पे आप ग्रुप क्रिएट कर रखते हो, तो जो ग्रुप होता है, जैसे समूह में आप रहते हो, 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप आपका होता है, तो जो ये आपको क्लास में आपको क्या करना है, ये ग्रुप एक्टिविटी आपकी है कि समूह में ही आप इसको कर सकते हैं।
तो पहला पॉइंट है कि कुछ आपको पात्र लेना है। क्या लेना है? जो कंटेनर्स आपका होता है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। फिर क्या करना है आपको? जो पात्र आपने लिया, जो बर्तन लिया है, जो कंटेनर आपने लिया है, या तो आप उसको जो पॉपकॉर्न आपके आते हैं, जो पॉपकॉर्न आते हैं उससे भर लेना है, या फिर जो मूंगफली आपकी आती है वो उससे भर लेना, या फिर जो भुने हुए चने आपके होते हैं, या फिर टॉफियों से आप इनको भर सकते हैं। तो इनसे आप भर सकते हैं। देन आपको क्या करना है? विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट लीजिए। तो जो ग्रुप आपका होना चाहिए, यानी जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी आप है, तो उसका ग्रुप में यानी 7 मेंबर आपके होने चाहिए। तो 7 जो है आपका 7 समूह आपका होना चाहिए। तो 7 के समूह में, 7 के ग्रुप में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो अब इन समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। फिर क्या करना है? तो समूह को भी आपको उप समूह में आपको बांट लेना है। जैसे एक आपका कॉमन ग्रुप होता है, एक आपका क्या हो गया? कॉमन ग्रुप आपका हो गया। फिर उस कॉमन ग्रुप में से भी आप क्या करते हो? यानी कॉमन ग्रुप आपका होता है, तो इन कॉमन ग्रुप में से भी आप कुछ को क्या कर लेते हो? कुछ का अलग आप ग्रुप क्रिएट कर लेते हो। यानी कुछ ऐसे होते हैं तो उसके लिए आप दूसरा ग्रुप क्रिएट करते हो। तो इन समूह को 1, 2, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में आपको बांट लेना है। तो उप समूह सब ग्रुप में आपने इन्हें डिवाइड कर लिया। देन उन्हें क्रम से पहले, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में आपको चिन्हित करना है। फिर क्या करना है आपको? जैसे जनरेशन आपकी होती है, जैसे जनरेशन होते हैं, पीढ़ी आपकी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी जो जनरेशन है उसके रूप में आपको इसे साइनेबल कर लेना है। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करता है। जो ये उप समूह हो गए, ग्रुप आपके होते हैं, जो सब ग्रुप आपके हुए, इन उपभोक्ताओं को आपको निरूपित कर लेना है। जैसे जो आपकी जनरेशन होती है, जैसे आप तीसरी पीढ़ी के हो गए, आपसे पहले आपके पापा हो गए, इससे पहले आपके जो दादाजी थे वे, तो इसमें क्या आपकी जो जनरेशन है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी आपकी, यानी जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको ये शाइनेबल कर लेना है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट किसमें? कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। यानी जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो वृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ करेगी तो जनसंख्या जब वृद्धि के साथ साथ क्या कर रही है? दूसरी और जो तीसरी पीढ़ी है, यानी सेकंड और जो थर्ड जनरेशन है, उसमें जो उपभोक्ता है, जो यूजर्स है, उनकी संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा आपकी हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। फिर क्या करना है आपको? यानी जो समूह आपने बनाया, जो ग्रुप बनाया है, हर एक ग्रुप के लिए आपको जो मेज होती है, जो टेबल होते हैं, उस पर एक पूरा भरा एक जो पात्र होता है, पूरा का पूरा एक कंटेनर आपको रख देना है। तो कंटेनर आपने रख दिया। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। जो फिर क्या कहना है आपका? जो प्रत्येक समूह की जो पहली पीढ़ी आपकी होती है, तो पहली पीढ़ी के जो उपभोक्ता हो गए, जो यूजर्स होते हैं, जो जनरेशन है पहली पीढ़ी के, यानी जो आपके दादाजी है, उस पीढ़ी के, उस जनरेशन के जो उपभोक्ता है, जो यूजर्स है, उनसे आपको कहना है कि वे अपने समूह के जो पात्र है, वे अपने जो ग्रुप के जो पात्र है, उस वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसे ही करना होगा। जैसे में आपके जो फादर है वो आपके आगे, तो उसमें उस पीढ़ी, उस जनरेशन को भी आपको सेम एज इट इज कहना है। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। फिर जो स्टूडेंट होता है उनसे आपको कहना है कि जितने भी हमने पात्र लिए हैं, तो उसमें जो वस्तुओं की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, जो वस्तुओं की जो प्रेजेंस है, उसको आपको ध्यान से देखना है। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है, जो पात्र आपके हैं, जो पात्र है, जो बर्तन में आपका कुछ शेष बचा है, तो प्रत्येक समूह की जो तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। फिर क्या कहना है? जो प्रत्येक समूह, यानी जो थर्ड जनरेशन, यानी आप वाली जो जनरेशन है, फिर अगर उसमें कुछ बचता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब अंतिम रूप से आपको देखना है लास्ट में कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ता को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं। फिर आपको देखना है जो थर्ड जनरेशन में आते हैं, तो थर्ड जनरेशन के जो यूजर है, जो आपके वाली जनरेशन है, उसमें आपको कुछ खाने के लिए मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बचा है। जो पात्र है, जो बर्तन है, जो कंटेनर आपने लिया है, या आपके लेने के बाद भी उसमें कुछ शेष आपका बचा हुआ है। तो अब आपका आता है नेक्स्ट आपका, सपोज कर लिए, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। तो जो पात्र आपने देखे, जो पात्र देखे, जो कंटेनर देखे, जिनमें खाद्य पदार्थ, कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित किया है, रिप्रेजेंट इसमें किया है। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। तो प्रत्येक समूह का जो उपभोग होगा उसका प्रतिरूप डिफरेंट आपका हो सकता है, भिन्न आपका हो सकता है। जैसे आप मान सकते हैं कि जो आपके दादाजी थे, वो दादाजी जो आपके हैं उनके पास थी 100 बीघे ज़मीन, देन 100 बीघे। इसके बाद जो आपके पिताजी आए, जो फादर आपके आए, उसमें उनके पास अब बची 50 बीघे। फिर आपके जो जनरेशन आए, या तो आपके पास जो
आप वाली जो पीढ़ी है यानी थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें, थर्ड जनरेशन में या तो आपकी 50% आपको मिलेगी या फिर नहीं भी आपको मिल सकती, इससे कम भी आपको मिल सकती है। तो ये आपका यानी क्या हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो आपके जो प्राकृतिक जो रिसोर्स आपके हैं कि या तो आपको मिलेंगे या नहीं, तो धीरे धीरे यानी थर्ड जनरेशन में आने के बाद वो क्या हो रहे, ख़त्म आपके होते जा रहे हैं। तो यही आपका प्रोसेस है। अब आता है अगला क्वेश्चन इसमें जो बना कि क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है। तो क्या आपने देखा होगा किसी समूह ऐसा होता है उसकी जो पहली पीढ़ी होती है, जो पहली पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन होती है, वो बहुत अधिक कैसी होती है, लालची होती है, ग्रेडी होती है, लालच से भरी हुई होती है। तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, लालच आपका करते हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिन्हित हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ समूह में जो पहली पीढ़ी होती है या जो पहली पीढ़ी आपकी थी, तो वो आने वाली जो पीढ़ी है जैसे सेकंड और थर्ड जनरेशन आपकी है, उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उनकी जो उपलब्धता है, उनके बारे में उन्हें सोचा भी होगा, चिन्हित भी होगे, सोच भी रहे होगे, थिंकिंग आपके होगे। तो ये भी आपका हो सकता है। या फिर वे ज़्यादा लालची हो सकते हैं कि जो चीज़ें जैसे आपने देखा होगा जो पहले यानी जो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन में जो आपके दादाजी वाली है तो उसमें क्या होता था, यानी जो पर्सन थे, जो व्यक्ति रहते थे वो क्या थे, थोड़े से लालची आपके थे, क्या थे, लालची आपके रहते थे, ग्रीडी आपके रहते थे। तो वो क्या करते, यानी वो चीज़ों को सेविंग करके आपका चलते थे, सेविंग करते थे, लालची आपके। तो वो क्या, यानी वो पहले उस टाइम को ना देखते हुए आगे क्या अपना सोचते चलते थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिंतित आपके नहीं होते थे, वो वेस्टेज आपका करते रहते थे। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि जीवाश्म ईंधन। फिर आता है नेक्स्ट में कि जो जीवाश्म ईंधन होता है वो होता क्या है। तो जीवाश्मी जो ईंधन है वो आपका क्या है, इसमें पहले पॉइंट में आता है कि जो जीवाश्मी ईंधन है वो है क्या। अब आता है जीवाश्मी ईंधन, यानी जो जीवाश्मी ईंधन होता है फॉसिल फ्यूल्स है वो होता क्या है। तो फॉसिल फ्यूल्स है क्या, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो होता क्या है। तो हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो जो कोयला होता है या फिर जो पेट्रोलियम आपका या जो नेचुरल गैस है, ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो ये समाप्त होने के वाले प्राकृतिक संसाधन आपने जो स्टडी किया है, पढ़ा है, जो आपके क्या हो गए, लिमिटेड आपके रहते हैं। तो इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। तो इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका जो निर्माण होता है, जो फॉर्म्ड होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म्स आपके होते हैं, तो डेड जो होते हैं, डेड जो आपके हो जाते हैं, मृत जो अवशेष हो जाते हैं, तो मृत जीवाश्म से ये आपका बनता है। किससे बनता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हो जाते हैं, डेड आपके हो जाते हैं। तो उनसे जो रिमेन यानी जो उनका अवशेष बचा होता है, उन्हीं से ये आपका निर्माण इनका किया जाता है। तो इन्हें क्या किया जाता है, जीवाश्म ईंधन आपका कहते हैं। तो ये क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स आपका होते हैं। अब आता है फॉसिल फ्यूल्स, आपको पता चल गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डेड रिमेन्स आपका रहता था, डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिमेन्स रहता है। तो डेड रिमेन्स जो होता है वही क्या होता है, जो मृत अवशेष बच जाता है वही आपका जीवाश्म के रूप में आपका काम करता है। फॉसिल फ्यूल्स के उसमें आपका आता है, यह आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका कोयला। जो कोयला होता है, जो कोयला आपका होता है वो होता क्या है, तो कोयला जो है वो होता क्या है, तो कोयला जो होता है वो ब्लैक कलर का आपका होता है। कैसा, यानी काला आपका होता है। रंग जो होता है इसका, कलर आपका जो काला होता है, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। तो ये कैसा दिखता है, जैसे पत्थर आपका होता है तो पत्थर की तरह ये आपका कठोर आपका दिखाई देता है। कैसा, कठोर आपका दिखाई देगा। जैसे स्टोन आपका, स्टोन यानी जो पत्थर आपका होता है, तो पत्थर की तरह ये हार्ड भी होता है और उसके साथ साथ जो इसका कलर होता है वो ब्लैक होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। जब जो खाना हम बनाते हैं, अपना खाना पकाने के लिए, जब हमें जो फूड जो हमारा होता है, जो हम खाना खाते हैं, तो उसको पकाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो ये ईंधन जो ईंधन होता है, फ्यूल्स जो होता है, उसमें भी कोयला यूज़ आपका किया जाता है। जैसे आपने कई आपका जो सोप आपके होते हैं, दुकानें होती है, तो वहाँ पर भी आपका जहाँ पर चाय आपकी बनाई जाती है या फिर कुछ अदर जो सोर्सेज होते हैं, वहाँ पर आपका क्या होता है, कोयला भी आपका यूज़ किया जाता है। तो कोयले से यहाँ पर क्या होता है, आपका खाना बनाया जाता है। तो पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले क्या होता था, जो रेल इंजन आपके होते हैं, तो रेल इंजन में इसका जो यूज़ किया जाता था। तो रेलवे जो रेल में जो इंजन आपके होते थे, तो रेल को चलाने के लिए क्या, उसमें जो भाप आपकी होती है, क्या होती है, जो भाप होती है, उसके लिए ये आपका किया जाता था।
उसके लिए यूज़ किया जाता था, स्टीम के लिए, तो भाप बनाने हेतु इसका यूज़ किया गया था। तो इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ हम जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली जो होती है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसमें करते हैं। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योग जो होते हैं, जो कोयला होता है उसका जो यूज़ है वो डिफरेंट जो आपके उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें ईंधन जो आपका होता है, जो फ्यूल्स होता है, उसके रूप में भी किया जाता है। तो कोयला आपका हो गया। अब आता है कि कोयले की स्टोरी। तो कोयले की स्टोरी से पहले हम एक बार कोयला देख लेते हैं कि कोयला आपको दिखता कैसे है। देखिए ये आपका होता है कोयला। तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा है ना, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर के साथ साथ ये आपका हार्ड आपका दिखता है कि जो जैसे पत्थर होता है, जो स्टोन आपका होता है, तो स्टोन की तरह आपको हार्ड दिख रहा होगा, और इसका कलर आपने देख लिया ब्लैक कलर का आपका होता है। अब देखते हैं कि जो स्टोरी है कोयल की, जो कहानी है कोयले की, वो देखते हैं कि कोयले की कहानी है क्या। चलिए सबसे पहले जो कोयले की स्टोरी है कोयल की वो देखते हैं कि कोयले की कहानी है क्या। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। जो कोयला है जो हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये बनता कैसे है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो किस जगह से हमें प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट है आपका कोयला। कोयले से क्वेश्चन आपका आता है। तो कोयला यानी लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। तो अप्रोक्स आप मान सकते हो कि 3000 मिलियन वर्ष, तो 3000 साल पहले, मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब जो पृथ्वी थी, तो पृथ्वी का जो निचला हिस्सा था, पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, उसका जो निचला हिस्सा था, निचली सतह जो थी, तो पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र, जो जल का क्षेत्र आपका है, तो जल के क्षेत्र पर क्या था, जिस पर जल आपका था, तो उस एरिया में घने वन आपके पाए जाते थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक कर्मों के कारण, जो बाढ़ है, तो जो बाढ़ आपकी आती है, तो बाढ़ के कारण यानी फ्लोडिंग के कारण क्या हुआ, प्राकृतिक जो प्रक्रम है उसके कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। तो जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण क्या हुआ, जो नेचुरल जो आपके आते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस के कारण, तो नेचुरल प्रोसेस के कारण क्या हुआ, जो बाढ़ आपकी आती है उसके कारण जो ये वन थे वो जो सोइल है उसके नीचे आपके दब गए, उसके नीचे दब गए, और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। और जब उनके ऊपर ज़्यादा जो मृदा है वो जम जाते हैं, जैसे जो मकान आपके गिर जाते हैं, या क्या होता है, जैसे मकान आपके गिर जाते हैं, तो मकान आपके क्या हो गए, यानी जो आपके गिरने के बाद मकान गिर जाते हो, वहाँ पर क्या, जो मट्टी आपकी हो जाते हैं। तो उसी तरह की इसमें बात की गई है, जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो वन थे वो नीचे दब जाते हैं, और नीचे दबने के बाद उनके ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा जो मृदा है वो आपकी यानी जो सोइल है उसने एक लेयर अपनी बना ली, यानी मोटी लेयर उस पर ज़्यादा जम गई, और वे क्या हो गए, संपीड़ित आपके हो जाते हैं। उसके बाद वे संपीड़ित हो गए। तो संपीड़ित होने के बाद जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे वे गहराई की ओर बढ़ते चले गए, यानी गहराई में चले गए, तो गहराई में जाने के बाद उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चले गया। तो टेम्परेचर यानी जो ताप था वो भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर, यानी उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या होता है, जो उच्च ताप आपका होता है, और यानी हाई प्रेशर आपका हो गया और हाई टेम्परेचर हो गया, यानी उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। फिर क्या हुआ, जो उच्च दाब यानी उसका जो हाई प्रेशर रह गया, और हाई टेम्परेचर पर जो पृथ्वी के भीतर जो मृत पेड़ पौधे थे, जो डेड प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे कोयला में चेंज आपके हो गए। तो धीरे धीरे किस में चेंज हो गए, वो कोयला में आपके चेंज हो गए। तो कोयला बनता कैसे है, जो पहले यानी बाढ़ के टाइम पर क्या हुआ, जो 300 मिलियन वर्ष के पहले की इसमें बात बताई गई है, जो वन थे वो निचले हिस्सों में जो आपके पाए जा रहे हैं, तो वो बाढ़ के कारण क्या हुए थे, जो उनके ऊपर जो लेयर जम गई थी, यानी मिट्टी आपकी आ गई थी, बहुत मोटी लेयर बन गई थी, और उसमें वे धीरे धीरे जब नीचे चले गए, तो नीचे जाने के बाद उनका जो ताप है वो बढ़ता चले गया, ताप के साथ साथ उनका दाब भी बढ़ गया, और दबे मृत पेड़ पौधे कोयले के रूप में आपके चेंज हो गए। अब आता है नेक्स्ट आपका, ये कोयले की स्टोरी आपको समझ में आ गई कि कोयला जो है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन आपका होता है। तो कोयला में क्या पाया जाता है, जो कार्बन है वो
आपका सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन किस में पाया जाता है, तो कोयला, यानी मेनली जो कोयला है वो आपका कार्बन में, जो कोयला है में आपका कार्बन आपका पाया जाता है। मुख्य जो होता है वो कार्बन होता है। मृत वनस्पति के, जो मृत वनस्पति है उसके धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन आपका बोला जाता है। तो जो मृत वनस्पति आपके है, मृत जो वनस्पति है उसके धीमे प्रक्रम के द्वारा, धीमा यानी स्लो प्रोसेस आपका होता है, तो स्लो प्रोसेस के दौरान ये किस में चेंज हो जाते हैं? कोयले में आपके चेंज हो जाते हैं, और इस परिवर्तन को ही कार्बोनाइजेशन आपका बोला जाता है, या फिर कार्बनीकरण आप कह सकते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बना है, क्योंकि ये किससे बना है? जो वनस्पति होते हैं उसके अवशेष से आपका बना है। वेजिटेशन जो होता है, वनस्पति जो है उसके अवशेष से ये बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी आपका कहते हैं, और जो कोयला है उसको जीवाश्म ईंधन भी आपका बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल भी इसको बोला जाता है। चित्र जो है, पिक्चर देखेंगे तो इसमें एक कोयले की खान को आपको दिखाया गया है। जो कोयला होता है, जो कोयले की एक खान है वो आपको दिखाई गई है। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। जब वायु आती है तो वायु में क्या हो जाता है? जब ये गर्म आपका हो जाता है, गर्म होने पर जो कोयला है वो जल जाता है, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और मुख्य यानी जब इसके अंदर कार्बन होता है, जब ये आपका, तो कार्बन जो होता है ये मेनली क्या, जो गैस उसमें प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी उत्पन्न करता है। उद्योग जो होता है, जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक होता है, कोलतार होता है, या फिर कोयला गैस आपके होते हैं। क्या क्या होता है? जैसे कोक होता है, कोक हो गया आपका, कोलतार होता है जिससे आपका जो रोड होता है वो बनाया जाता है, और कोयला की गैस आपकी होती है। अब हम एक एक करके इसकी चीज़ पर इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जो कोयले की खान है वो अपना देख लेते हैं, यानी कोयले की जो खान है उसकी पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये आपकी कोयले की खान आपकी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारी क्या है? ये आपकी कोयले की खान आपकी है। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये कोयला है, यानी कोयले की पूरी आपकी जो खान आपकी दिखाई गई है इस पिक्चर में। अब चलते हैं कि जो कोयला है, कोयले को जलाने के बाद जो कोयला इंडस्ट्री आपकी होती है वहाँ पर जो प्रोडक्ट आपके बनाए जाते हैं, जैसे कोक आपका हो गया, या फिर कोलतार आपका होता है, या फिर जो कोल गैस होती है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। ये तीनों जो है आपके कैसे प्राप्त आपके किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर अब आपका आता है कोक। जो कोक होता है वो होता क्या है? तो कोक है क्या? तो कोक के बारे में, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? जो कोक आपका होता है ये एक कठोर होता है, तो कठोर यानी टफ आपका होता है, उसके साथ साथ सरंध होता है और काला पदार्थ। सरंध आपका होता है पोरस, सरंध्र को क्या बोला जाता है? पोरस आपका बोला जाता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, यानी जो कार्बन होती है, आपने देखा कि कोयला में कार्बन आपकी पाई जाती है, तो कार्बन जो होती है इसका, यानी जो कोयला होता है, तो कोयला जो होता है, कोयला से जब हमने कोक प्राप्त किया तो इसमें लगभग शुद्ध रूप से आपकी क्या होती है? कार्बन पाई जाती है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। क्या किया जाता है? जो कोक आपका है, तो कोक का जो यूज करते हैं वो हम किस में करते हैं? जो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील आपकी होती है, जो इस्पात होता है, इस्पात को बोला जाता है स्टील आपका। तो जब स्टील आपका बनाया जाता है, तो स्टील का जब उद्योग करते हैं, तो स्टील जो होता है, स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी धातुएं होती है जिसके निष्कर्षण में इसका यूज़ किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, तो मेटल्स में इसका आपका जो धातु होती है उसमें आपका यूज़ किया जाता है, उसके निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में। अब आता है अगला कोलतार। तो कोक आपने देख लिया, इसके बाद है कि जो कोलतार होता है वो होता क्या है। चलिए अब कोलतार के बारे में पढ़ेंगे कि कोलतार आपका होता क्या है। तो कोलतार है क्या? जैसे यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो ये कैसा होता है? ब्लैक आपका होता है ये भी, यानी कोयला जब काला होगा तो उससे बनने वाली चीज़ भी आपकी क्या है? काली आपकी दिख रही है। तो यह एक अप्रिय गंध, जो अप्रिय जो गंध होती है, अनप्लीजेंट जो स्मेल होती है, उसके साथ साथ काला गाढ़ा द्रव होता है। काला यानी थिक, यानी मोटा, लिक्विड में आपका रहता है। द्रव कैसा होता है? लिक्विड में आपका होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। ये कितने पदार्थों का, कितने मेटल्स का मिक्सचर होता है? 200, यानी अप्रोक्स आप लगा सकते हैं
200 पदार्थों का यह मिश्रण है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों में आपका किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, जैसे आपका होता है संश्लेषित जो रंग होता है, जो सिंथेटिक कलर आपका होता है, कैसा, जो सिंथेटिक डाई, यानी सिंथेटिक रंग कैसा होता है, जैसे डाई आपकी होगी, आपने मान लिया जैसे डाई होती है, डाई आप कराते हो कपड़ों पे, तो संश्लेषित जो रंग होते हैं डाई आपकी हो जाती है, सिंथेटिक जो डाई बनती है, औषधि आपकी होती है, ड्रग्स आपकी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो विस्फोटक आपके होते हैं, एक्सप्लोजिव हो गया, सुगंध यानी जो परफ्यूम आपके होते हैं, प्लास्टिक आपकी होती है, तो प्लास्टिक चिपकाने के लिए भी आपने देखा होगा कोल तार का यूज़ किया जाता है। पेंट जो होती है, पेंट आपका हो गया, जो पेंट आप कराते हो, फोटोग्राफिक सामग्री होती है, मटेरियल जो होता है, या छत निर्माण, जब छत आप बनाते हो, रूपिंग का जो मटेरियल होता है उसमें भी आपका काम आता है। तो ये जो कोल तार है, कोल तार के आपने देख लिया कितने ज़्यादा यूजेस आपके होते हैं, तो कोल तार का आपको पता चल गया कितने ज़्यादा यूज़ आपके हैं। और जो मेनली अब जो कोल तार है वो जो यूज़ किया जाता है जब रोड आपका बनाया जाता है, तो रोड पर जो है अब आपका कोल तार आपका लगाया जाता है। इसमें आपका हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि रोचक तथ्य आपका है कि मौत और अन्य कीटों, जो मौत होता है या फिर जो अन्य कीटों आपका है को भगाने हेतु भी लोई जो लोई आपका होता है, लाई जाने वाली जो नैफ्थलीन की जो गोलियां भी वो कोल तार से प्राप्त की जाती है। ऐसे जो रोचक तथ्य आपका ये है कि जो फैक्ट आपको पता चला, फैक्ट क्या है इसमें, जो कीट आपके होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं या फिर जो मौत होते हैं, उसको भगाने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए भी जो नैफ्थलीन की जो गोलियां का हम यूज़ करते हैं वो भी हमें कोल तार से प्राप्त हुई। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि नैफ्थलीन की जो गोलियां होती है वो भी हमें कोल तार से प्राप्त होती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में जो पक्की सड़क आपकी बनती है, तो जब रोड आपका बनाया जाता है तो रोड बनाने के लिए भी क्या होता है, तो वहाँ पर कोल तार यानी निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का भी प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर निर्माण में जब कोल तार हम यूज कर रहे थे, तो कोल तार के स्थान पर अब क्या किया जा रहा है, जो पेट्रोलियम से उत्पाद बिटुमेन का इसमें यूज आपका किया जाता है। तो बिटुमेन जो होता है उसका यूज़ अब आपका किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो कोयला गैस आपका होता है। तो कोयला गैस है क्या, तो कोयल गैस होती क्या है कि कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जो कोयले का जो प्रक्रम होता है उसके द्वारा जब बनाते समय जो कोयला गैस आपकी प्राप्त होती है। तो अब आपका है अगला पॉइंट कि यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो कोयला प्रक्रम के जो संयंत्र होते हैं उसके निकट जो स्थापित होते हैं, यानी बहुत से उद्योग आपके होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, जिसमें ईंधन के रूप में आपका ये यूज़ किया जाता है। लंदन जो है उसमें 1810, तो लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास आप लगा सकते हैं कि कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर परेशानी के लिए किया गया था। तो सड़कों पर रोशनी किसके लिए, जो सड़क होती है, जो रोड आपके बनाए गए हैं उन पर जो रोशनी होती है, जो लाइटिंग है उसके लिए किया गया था। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सड़कों पर रोशनी के लिए जो कोल तार जो आपका है कोल गैस आपका है, तो कोयल गैस का यूज़ कब किया गया था, उसकी डेट आपके से पूछ सकते हैं, जो ईयर है वो आपसे पूछ सकते हैं, या फिर जो इसमें जो देश आपके दिए गए कौन से देश में आपका हुआ था। तो लंदन और न्यूयॉर्क आपको याद रखना है 1810 और 1820 में, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है 10 ईयर का आपका है, यानी 1810 और 1820 आपका है। तो ये आपको डिफरेंसेस आपको याद रखना है किसके लिए, यानी सड़क पर रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए आपका किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज जब पहले के टाइम पर जो इसका यूज़ किया गया था वो सड़क जो होते हैं, जो रोड आपके बने होते हैं उन पर रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए किया गया था। लेकिन अब जो इसका यूज़ है वो हीट के सोर्सेज में आपका किया जा रहा है, जो हीट के जो सोर्सेज है उसके लिए आपका किया जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट की जो पेट्रोलियम आपका है। तो पेट्रोलियम होता क्या है, तो पेट्रोलियम है क्या कि आप जानते हैं, यानी आप पहले से जानते हैं कि जो ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। तो आपको पता चल गया जो ईंधन का रूप में जो पेट्रोल आपका है वो हल्के जो स्वचालित वाहन होते हैं, हल्के होते हैं, जो लाइट में आपके जो ऑटोमोबाइल्स आपके होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल होती है या फिर जो बाइकें आपके होते हैं या कार होती है, उनमें किया जाता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम आता है। लेकिन जहाँ पर जो
व्हीकल्स भारी आपके हो जाते हैं, व्हीकल जो होते हैं वो भारी हो गए, तो हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आपका जैसे ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो डीजल आपका किया जाता है। तो हल्के में क्या यूज़ होगा, हल्के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आपका पेट्रोल यूज़ किया जाएगा, लेकिन हैवी व्हीकल्स में आपका जो यूज़ किया जाता है डीजल आपका किया जाता है। तो दोनों में आपको पता चल गया कि किस में आपका पेट्रोल यूज़ होता है और कहाँ पर आपका जो है डीजल आपका यूज़ किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये जो ईंधन होते हैं ये नेचुरल सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, इसे ही आपका पेट्रोलियम कहा जाता है। ये प्राकृतिक सोर्सेज से जो भी ईंधन हमें जो ईंधन होता है, जो फ्यूल्स होता है, अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त हो रहा है वो सारे के सारे क्या हो गए, पेट्रोलियम आपके बोले जाते हैं। तो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है, पेट्रोलियम जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से की गई है, तो ये जो ओरिजिन हुआ है पेट्रोलियम वर्ड, तो ये पेट्रोलियम जो वर्ड की जो ओरिजिनिटी है वो कहाँ से हुई है, पेट्रा यानी चट्टान आपका होगा, और ओलियम यानी तेल से। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो पेट्रा वर्ड यानी जो इसकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पेट्रा और ओलियम से आपकी, यानी पेट्रा ओलियम जो है ये चट्टान और तेल से आपका हुआ है। यानी चट्टान से आपका, चट्टान से क्या निकलता है, तेल आपका, तो चट्टान से तेल यानी ये आपका पेट्रोलियम से इसका हो गया। अब आता है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। क्यों, क्योंकि ये जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उसके नीचे क्या है, जो चट्टान होती है उनके मध्य से, उनके बीच से आपका निकाला जाता है, उनके बीच से ये आपका निकाला जाता है। अब आता है अगला पॉइंट, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो अभी आपने देख लिया कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पेट्रोलियम क्यों कहा जाता है, पेट्रोलियम आपका क्या है। तो पेट्रोलियम आपको पता चल गया कि पेट्रोल जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें डीजल डलता है, और जो आपके लाइट वेट होते हैं तो उसमें आपका क्या डलता है, उसमें पेट्रोल आपका डलता है। पेट्रोल की उत्पत्ति आपको पता चल गया। और क्योंकि ये जो ज़मीन के नीचे पेट्रोल होती है, जो चट्टानें होती है, जो चट्टानें होगी वहाँ से आपका निकाला जाता है बीच में से। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब आप ये भी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो बनता कैसे है। तो पेट्रोलियम हम जानेंगे कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। पहला पॉइंट है इसमें कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जो पेट्रोलियम का जो निर्माण किया गया है वो कैसे किया गया है, तो पेट्रोलियम जो बनता है या जो उसका निर्माण हुआ है वो समुद्र यानी जो सी आपका होता है, क्या होता है, जो सी होता है, जो समुद्र आपका है, तो उसमें जो जीव रहते हैं, समुद्र में जो जीव रहते हैं, यानी कौन से जीव, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, तो जो जीव समुद्र में रहते हैं उनके वहाँ से आपका ये हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनका शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। तो क्या, यानी जो जीव आपके, यानी जो पेट्रोलियम आपका बना है, जब जो जीव आपके जो समुद्र में रहते हैं, जो जीव आपके समुद्र में पाए जाते हैं, जब ये मर जाते हैं, यानी जैसे आप ये क्या हो गए, मर गए, डेड हो गए, तो उसके बाद जब ये मर जाने के बाद जो शरीर, जो आप इनका जो शरीर होते हैं, जो इनकी बॉडी होती है, वो समुद्र के पेंदे में जाकर, जो समुद्र का जो पैंदा होता है, तो बॉटम आपका यानी समुद्र के जो पैंदा, यानी पैंदा क्या होता है, जो आपका बॉटम में, यानी जो बॉटम यानी नीचे जो बॉटम है आपका सी का, वहाँ पर जाकर जम जाते हैं और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। फिर क्या हुआ, जो रेत होता है, जो सैंड आपका होता है, या फिर जो मिट्टी होते है, जो सोइल है, उसकी लेयर से ये ढक गए, उसकी लेयर से, उसकी तह से ये आपके ढक जाते हैं। तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो लाखों यानी कितने साल, यानी जो लाखों वर्षों के बाद क्या हुआ, जो वायु की अनुपस्थिति हुई, जब वायु की क्या हुई, जब वायु वहाँ पर एब्सेंस हो गया, जो एयर थी वो एब्सेंस हो गई, और जो उच्च ताप है आपका, उच्च ताप या उच्च दाब आपका है, हाई टेम्परेचर और हाई जो आपका प्रेशर है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो था वो मृत जीव है, जो मृत जीव थे, डेड जो लिविंग थे, तो डेड लिविंग में क्या हुआ, फिर वे प्राकृतिक जो गैस आपका है उसमें वो चेंज हो गए, प्राकृतिक गैस में वो फिर आपके चेंज हो गए। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। जो पेट्रोलियम गैस आपका है, ये जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस आपका है, तो उसका जो भंडार होता है, उसका जो स्टोरेज आपका है, उसको दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पेट्रोलियम जो तेल होता है, पेट्रोलियम का तेल या फिर जो गैस की जो परत है वो जल के ऊपर आपकी, यानी जल की जो लेयर है उससे ऊपर आपकी होती है। ऐसा क्यों, अब आपका कि ये ऊपर क्यों आ
आ जाती है। याद करिए, जैसे आपने तेल और गैस, जल से क्या होता है, जो तेल और गैस है आपने पहले क्लास 7th में आपने पढ़ लिया है कि जो तेल और गैसें थी होती है ये क्या होता है, जल यानी वाटर के कंपैरिजन में हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, इसीलिए ये ऊपर आपके आ जाते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। और इसमें क्या होता है, मिक्सिंग जो मिक्सचर है वो आपका नहीं बन पाते, यानी इसमें मिक्स आपके नहीं होते। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने एक ड्रॉप यानी पानी की पूरी भरी, जो आपने है पानी की बाल्टी आपने भर ली, पानी की बाल्टी जो होती है वो आपके पास भरी हुई है और उसमें आपने अगर एक दो ड्रॉप यानी एक से या दो ड्रॉप भी आपने जो तेल होता है, जो ऑयल आपका होता है, वो पानी की बाल्टी में अगर आपने डाल दिया तो वो आपका मिक्सअप नहीं होगा। वो पानी की जो बाल्टी आपकी होती है तो पानी के ऊपर ही क्या होगा, आपका तैरता वो आपको दिखाई देगा। ये आप एक्सपेरिमेंट अपना कर सकते हैं। अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं। चलिए इसका जो पिक्चर है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये क्या है आपका इम्प्रवेश रोक, यानी ये आपका इम्प्रवेश रोक जो अप्रवेश, ये क्या होता है, अप्रवेश चट्टान, अप्रवेश जो चट्टान होती है वो आपकी होती है चट्टान हो गई। ये आपका ऑयल, यानी आपको ऑयल पता है ये तेल होता है। ये आपका वाटर यानी पानी आपका है। इसके पास ये होते हैं रिजर्वोयर ऑयल, जो तेलाशय चट्टान होते हैं। किसकी, जो तेलाशय चट्टान होते हैं। कैसे चट्टान होते हैं, तेलाशय चट्टान आपकी रहती है। यहाँ पर होती है ये गैस आपके, ये क्या है, गैस आपकी होती है। और ये होते हैं कुएं, ये आपके ऊपर जो है ये कुआं आपका होता है, वेल। ये क्या है, कुएं होते हैं, वेल आपके होते हैं, वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चट्टानें आपकी है, तो जो गैस आपकी होती है, तेल आप देख पा रहे हो, तेल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका तेल रहता है ये पानी से, तो ऊपर की ओर आपका रहता है, यानी ये पानी में मिक्सअप आपके नहीं रहते, ऊपर की ओर आपके रहते हो। ये तेलाशय की चट्टानें आपके, ये कुएं आपके होते हैं। ये क्या होते हैं, कुएं आपके होते हैं। तो ये पेट्रोलियम या जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार, उसके स्टोरेज आपको दिखाए गए हैं समुद्र के अंदर। अब चलते हैं आगे, इसके बाद आता है नेक्स्ट, अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, नोट आपको दिया गया है कि विश्व का पहला तेल का कुआं, जो विश्व है यानी वर्ल्ड जो पहले तेल का जो कुआं था वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। क्या किया गया था, ड्रिल आपका किया गया था। तो जो विश्व का पहला, अगर आपसे पूछने लगे कि विश्व का पहला तेल का कुआं जो था वो कहाँ पर ड्रिल किया गया था, तो वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में आपका किया गया था। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 8 वर्ष के बाद, जो 8 वर्ष के बाद 1867 में, यानी पहले 1859 में, फिर 8 साल के बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। फिर 8 साल के बाद जो असम है उसके माकुम नामक जो स्थान था वहां पर तेल का पता चलता है। भारत में तेल असम, गुजरात या बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। कहाँ पर, जो बेसिन होता है उसमें ये पाया जाता है। तो बेसिन में ये आपका पाया जाता है, जो नदियाँ होती है, जो रिवर है, उनके बेसिन में पाया जाता है। तो अब आपको पता चल गया, जो क्वेश्चन आने लगा कि भारत में जो है वो तेल कहाँ पर प्राप्त होता है, तो तेल कहाँ कहाँ से मिलता है। जो तेल आपका मिलता है भारत में असम से मिलता है, गुजरात से मिलता है, बॉम्बे हाई से मिलता है, उसके साथ साथ जो गोदावरी और कृष्णा नदी है उसके बेसिन में पाया जाता है। ये आपको पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है पेट्रोलियम का परिष्करण। जो पेट्रोलियम है उसका परिष्करण क्या होता है, यानी पेट्रोलियम का जो परिष्करण आपका है वो क्या होगा, तो रिफाइनिंग, ये होता है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आपका होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें होता है कि पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का तेलीय द्रव है। जो रिफाइनिंग यानी जो पेट्रोल होता है वो कैसा होता है, गहरे रंग का, कैसा, यानी डार्क कलर का आपका होता है। जैसे आप डार्क कलर, किसी ज़्यादा जो डार्क कलर होते हैं, गहरे रंग उसको पसंद होते हैं, तो ये कैसा जो पेट्रोल होता है वो डार्क ऑयली आपका होता है। तो डार्क लिक्विड आपका होता है, जो ऑयल होता है ये डार्क होता है और लिक्विड में आपका पाया जाता है। इसकी गंध एपिरिया होती है, इसकी जो गंध है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर में होती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है, मिक्सचर आपका होता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक प्रभाजों को पृथक करने का परिक्रम ही परिष्करण कहलाता है। तो क्या जो आपका, ये आपने पढ़ा, ये क्या होता है, मिक्सचर आपका होता है। क्या होता है, मिक्सचर होता है।
तो इसमें जो मिक्सचर होता है, तो जो प्रोसेस आपका होता है जो सेपरेट इनको करता है, क्या करता है, जो वेरियस आपके कंस्टिट्यूएंट आपके होते हैं या फ्रैक्शन आपके दिए गए हैं, तो जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको सेपरेट करना, अलग करने के प्रोसेस को ही परिष्करण आपका कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, परिष्करण आपका कहलाता है, जो पेट्रोल से अलग कर दिया जाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम आपका होता है, जो कार्य आप कर रहे हो, ये कार्य क्या होता है, जो ये कार्य होता है ये परिष्करण में संपादित किया जाता है और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोगी सारणी में आपके दिए गए हैं। तो जो सारणी हम पढ़ेंगे, टेबल देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके, जो टेबल आपको बताई जाती है इंपॉर्टेंट टेबल आपकी होती है। तो टेबल से पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं कि पेट्रो रसायन आपका होता क्या है। जो पेट्रो रसायन है, पेट्रो रसायन आपका होता क्या है, तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, पेट्रो रसायन आप बोल लीजिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स होता क्या है, तो इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोल आपका है या फिर जो नेचुरल गैस होती है, इसमें अनेक उपयोगी जो इससे यानी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तो हमें मिलती है, इसके साथ साथ जो अलग चीज़ें, जो अदर चीज़ें आपको मिलती है उन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स आपका बोला जाता है। इनका उपयोग अपमार्जक, इनका जो यूज़ किया जाता है, इनका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, अपमार्जक जो रेशे होते हैं जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। जब इन चीज़ों का क्या किया जाता है, जो ये चीज़ आपने पढ़ी इसका यूज़ किया जाता है, यानी जब हम मैनमेड जो प्लास्टिक आपका होता है उसमें इनका यूज़ आपका किया जाता है। तो जो पेट्रोकेमिकल्स आपको मिलता है इनका यूज़ हम करते हैं। जो रेशे आपके होते हैं, जैसे फाइबर हम बनाते हैं, जैसे इसमें फाइबर में क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ा था फाइबर में जैसे आपका आता है रेशे हमने पढ़ा था, जैसे पॉलिएस्टर आपका होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है, इसके साथ साथ जो पॉलीथीन आपकी होती है, अन्य जो मानव निर्मित यानी मैनमेड जो प्लास्टिक होती है और औद्योगिक जो निर्माण होता है इंडस्ट्री के काम में आपका लिया जाता है। तो जैसे आपने सिंथेटिक आपने देखा था, जो रेशे थे, जो फाइबर थे वो क्या थे आपके, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये आपके सिंथेटिक फाइबर थे जो आपके बनाए जाते हैं। तो मैनमेड ये आपके होते हैं, इनका यूज़ वहाँ पर कर लिया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का। अब आता है काला सोना, जो काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड आपका होता है। काला सोना क्या होता है आपका, ब्लैक गोल्ड है। तो ब्लैक गोल्ड होता क्या है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। जो नेचुरल गैस आपकी होती है, तो प्राकृतिक गैस से, नेचुरल गैस से जो प्राप्त हमें हाइड्रोजन गैस होते हैं, कौन सी गैस, जो हाइड्रोजन गैस आपकी है उसका जो गैस हाइड्रोजन गैस है उसका जो यूज़ करते हैं वो यूरिया के उत्पादन में हम कर लेते हैं। किसके यूज़ में, जो यूरिया होती है, यूरिया के यूज़ में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड आपका बोला जाता है। क्या, यानी काला सोना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसकी है, कितनी, यानी व्यावसायिक महत्व यानी कमर्शियल इंपॉर्टेंस उसकी होती है पेट्रोल की, जो अपने साथ साथ यानी पेट्रोल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी हमें देता है। तो इसका इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड आपका कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि काला सोना किसको कहा जाता है, तो वो पेट्रोलियम को ही आपका बोला जाता है, पेट्रोल ही आपका होगा। तो पेट्रोलियम को काला सोना आपका बोला जाता है। चलिए अब आता है, अब हमें जो टेबल है वो देख लेते हैं, देन आगे देखेंगे। तो इसमें आता है कि जो पेट्रोल, ये आपकी पिक्चर है, तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग, जो पेट्रोल आपका है और जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल आपका है, उसके जो विभिन्न संघटक होते हैं, वेरियस जो कंस्टिट्यूएंट है, उसके साथ साथ जो उसके यूजेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका है, तो सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस आपको दिया गया, सीरियल नंबर आपका है, पेट्रोलियम के संघटक है, कंस्टिट्यूएंट है किसके, पेट्रोलियम के, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आपको दिए गए, फिर इसके यूजेस आपको दिए गए। तो सबसे पहले आता है कि पेट्रोलियम का जो संघटक है, जैसे एलपीजी आपका होता है, एलपीजी जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस आपकी लिक्विड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, लिक्विड में आपकी होती है। तो घरों और उद्योगों में ईंधन के, जो एलपीजी आपकी होती है वो घरों में या जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें ईंधन के फ्यूल्स के रूप में आप काम कर लेते हो।
जैसे आपने देखा भी होगा। और जो पेट्रोल आपका है, जो पेट्रोल होता है वो मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक। तो ये क्या होता है, जो मोटर ईंधन आपका होता है, जो पेट्रोल होता है वो मोटर फ्यूल होता है। तो पेट्रोल क्या होता है, जब हम जो मोटर व्हीकल्स आपके होते हैं उनको चलाने के लिए कर लेते हैं। उसके साथ साथ जो शुष्क धुलाई आपके होते हैं, कौन सी धुलाई, जो शुष्क होती है, एविएशन फ्लू हो गया। उसके साथ साथ जो सोलवेंट को क्लीन करने के लिए, जो सोलवेंट होता है उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए। और मिट्टी का तेल जो होता है, जो कैरोसिन आपका होता है, क्या होता है, जो कैरोसिन होता है वो क्या कर लिया जाता है, स्टोर्स होगा लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। जैसे आपने देखा होगा जो पहले के टाइम पर क्या, जो स्टोर, जो हमारे लैंप होते थे या फिर जो लैंप हम यूज़ करते थे, लैंप में जो यूज़ करते थे मिट्टी का तेल करते थे। तो लैंप जलाते थे तो किससे जलाते थे, वो मिट्टी के तेल से, कैरोसिन से हम जलाया करते थे। अब आता है अगला पॉइंट, जो डीजल आपका होता है। तो डीजल जो होता है वो जो भारी, यानी जो पेट्रोल है वो हल्के व्हीकल्स में आपका डाला जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनयंत्रों के लिए ईंधन आपका होता है। और पैराफिन जो मोम होता है, पैराफिन यानी लुब्रिकेंट ऑयल, जो पैराफिन ऑयल होता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका होता है। ये किस में होता है, इसमें पैराफिन जो ऑयल आपका आता है, इसके बाद है, चलिए पहले आता है कि पैराफिन जो मोम है, कि जो पैराफिन वैक्स आपका होता है, पैराफिन मोम यानी पैराफिन जो वैक्स होता है, ये होता है कि मरहम, जो मरहम आपका बनाया जाता है, ऑर्नामेंट्स होता है, या जो मोमबत्ती जो आप घरों में जलाते हो, कैंडल्स हो गए, या फिर वैसलीन आदि में, जो वैसलीन आप यूज़ करते हो, तो वैसलीन में भी क्या होता है, पैराफिन वैक्स आपका होता है, मोम आपका होता है। और जो स्नेहक ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका होता है, ये स्नेहन यानी ये लुब्रिकेशन होता है, एक तरह से क्या होता है, लुब्रिकेशन आपका होता है। इसमें आता है बिटुमेन, जो बिटुमेन आपका है ये पेंट या सड़क निर्माण में, जैसे आपने देखा था कि बिटुमेन का यूज कहाँ पर किया जा रहा है, जो रोड आपके बनाए जाते हैं, तो रोड को बनाने के लिए जहाँ पर हम पहले जो आपका चारकोल था, तारकोल आपका होता है, तो तारकोल में यूज करते थे। तारकोल को अब हटा के तारकोल की जगह के पर क्या कर रहे हैं, अब हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं बिटुमेन का अब हम यूज कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद अगला पॉइंट, प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैस है वो होती क्या है, तो नेचुरल गैस के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक जो गैसें हैं, नेचुरल गैस आपकी क्या होती है। चलिए नेचुरल गैस आपकी होती क्या है, नेचुरल जो गैस है, तो नेचुरल गैस क्या होती है। तो पहला पॉइंट आता है नेचुरल गैस में, प्राकृतिक जो गैस होती है कि इसमें क्या क्या आपका होता है। तो सबसे पहले आएगी इसमें नेचुरल गैस में कि प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जो प्राकृतिक गैस होती है, जो नेचुरल गैस है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो जीवाश्म ईंधन आपका होता है। कौन सा ईंधन, जो जीवाश्म होता है, फॉसिल फ्यूल्स आपका है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो सकता है। क्योंकि जो इसका परिवहन होता है, क्या होता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पाइपों के द्वारा, जैसे पाइपों के द्वारा कैसे इजीली, कैसे, जैसे हम अपने घरों में टैंक लगाते हैं, टंकी यानी समरसेबल, अगर हमने घर में समरसेबल अपना लगा लिया, समरसेबल के बाद क्या करते हैं हम, बार बार हमें समरसेबल यानी जो मोटर है अपना ना चलाना पड़े, समरसेबल ना चलाना पड़े, इसके लिए हम क्या लगा लेते हैं अपने घरों में ऊपर यानी छतों पे टैंक अपना रखवा लेते हैं। टैंक रखवाने के बाद क्या, हम एक बार जो होता है अपनी टंकी भर लेते हैं, दिन में 1 या 2 बार हम अपनी जो टंकी होती है उसे फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। जब वो भर जाते हैं तो भरने के बाद फिर हम क्या है, जो टैंक यानी बार बार हमें मोटर नहीं चलाना पड़ता, फिर हम क्या करते हैं, टैंक से जो टंकी होती है वहीं से जो अपनी टैप, जो टंकियाँ हमारी टोंटी लगी होती है उनको खोल लेते हैं, वहीं से पानी जो होता है आपका यूज कर लेते हैं। तो जिस भी काम के लिए हमें पानी चाहिए फिर हम जो टैंकी आपकी जो टोंटी लगी होती है वहां से ले लेते हैं। तो इसी तरह आपका है कि जो प्राकृतिक जो गैस होते हैं, जो नेचुरल गैस है, ये एक फॉसिल फ्यूल्स आपका होता है। और इसका जो पाइप होता है, तो इसका जो फिटिंग आपकी हुई, जैसे पानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के लिए जो फिटिंग आपकी हुई है पाइपों के द्वारा हुई है, तो उसी तरह इसका जो पाइप है वो हम इजीली कर सकते हैं, यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो पाएगा। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस आपके होते हैं, जो नेचुरल गैस है, इसे स्टोर करने, यानी जब इसे स्टोर किया जाता है तो इसे स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, जो हाई प्रेशर, यानी ये एक जो अंदर
जो आपकी या अंडर रखी जाती है, नीचे यानी उच्च दाब पर ये आपका रखी जाती है। ये उच्च दाब पर आपका संपीड़ित यानी कंप्रेस आपकी किए जल जाते हैं और ये होती है आपकी, इसे स्टोर किस में करते हैं, सीएनजी में, नेचुरल गैस आपका, यानी ये आपकी जो प्राकृतिक गैस होते हैं सीएनजी के रूप में स्टोर कर ली जाती है। जैसे हम जो गेहूँ अपने बोते हैं तो गेहूँ बोने के बाद क्या करते हैं, यानी जब गेहूँ को हम जो गेहूँ हमने बोए, गेहूँ बोने के बाद हमने जब अप्रैल मई में इनकी कटाई होती है तो कटाई होने के बाद गेहूँ से हमें दो चीज़ें मिलती है। क्या, जब हमारा जो गेहूँ होता है, गेहूँ की जो फसल होती है उससे हमें दो चीज़ें मिली, एक भूसा मिलता है, एक हमारा अनाज मिलता है। तो दोनों को हम स्टोर करके अपना रख लेते हैं, एक एनिमल्स के लिए, एक हम खुद खाते हैं। तो इस तरह है। तो इसी तरह क्या होता है, जो हमारे सीएनजी होते हैं उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। तो सीएनजी का जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो सीएनजी का जो यूज़ किया जाता है वो पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। अब आप जैसे देख भी रहे होगे, जो व्हीकल आपका होता है तो व्हीकलों में भी सीएनजी आपकी यूज़ किया जा रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम जो व्हीकल्स हमारे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो व्हीकल में पहले हम पेट्रोल डीजल अपना डलाते थे, उसके बाद अब क्या होगी, सीएनजी अब हमारी आ गई। तो सीएनजी भी, अब सीएनजी वाले व्हीकल्स भी आपके आ चुके हैं, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। क्योंकि यह क्या, यानी जो पोल्यूशन है, जो पेट्रोल डीजल है वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन सीएनजी जो है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में कम प्रदूषण कर रही है, कम पोल्यूशन आपका क्रिएट करे। तो यह एक स्वच्छ ईंधन भी हुआ। कैसा ईंधन हुआ, जो सीएनजी है ये एक क्लीनर फ्लूइड भी आपका हुआ है, यानी एक क्लीनर फ्यूल भी आपका बोला जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट कि सीएनजी का अधिक लाभ यह है जी, यानी सीएनजी का जो ज़्यादा बेनिफिट है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। तो इसे क्या कर सकते हैं, जो घर आपके होते हैं या फिर जो कारखाने हैं, तो कारखानों में इसको हम सीधा जला सकते हैं, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। जहां पर जो इसकी जो सप्लाई है वो किसके द्वारा, जो इसका सप्लाई करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो पाइप आपके चाहिए, तो पाइप के माध्यम से हम इसे सप्लाई कर सकते हैं, इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में पानी आपके होते हैं या फिर लाइट जो लैंटरों में आपकी जो फिटिंग होते हैं वो भी पाइप, यानी पाइप आपके लगाए जाते हैं। फिटिंग में क्या होता है, पाइप आपके दिए जाते हैं। उसी तरह पानी में आपके जो पाइपें आपके होते हैं या फिर जो बड़े बड़े आपके जो टैंक होते हैं और वहाँ से पानी जो टंकी आपकी लगी हो जाती है, एक जो बड़ी टंकी आपकी होती है, तो वो क्या होता है, यानी वो पूरे जो एरिया आपका होता है वहाँ पर पाइपों के द्वारा पानी आपका आता जाता रहता है। तो इसी तरह जो सीएनजी है उसे भी, उसका बेनिफिट ज़्यादातर ये है कि उसे हम सीधा जला सकते हैं, सीधा जला सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो किसके द्वारा आ सकते हैं, पाइपों के द्वारा आपकी आ जाएगी। तो पाइपलाइन का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। तो जो इस तरह यानी सीएनजी के जो पाइप आपके बिछाए गए हैं तो वो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये पाइपलाइन आपके बिछ चुके हैं, जैसे कि गुजरात आपका हो जाएगा, बड़ौदा जो गुजरात में आपका है, दिल्ली का कुछ पार्ट है जहाँ पर जो सीएनजी के जो पाइपलाइन आपके बिछाए जा सके हैं, और अन्य स्थान भी इस तरह के आपके अवेलेबल है जहाँ पर सीएनजी के जो पाइप है वो आपके बिछ चुके हैं। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जा सकता है। तो जो नेचुरल गैस है उसका जो यूज़ है वो जो प्रारंभिक पदार्थ आपके हैं उसके रूप में बहुत से ऐसे केमिकल्स है या उर्वरक आपके होते हैं उसके यूज़ में भी, यानी इंडस्ट्री के निर्माण में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। तो भारत यानी इंडिया में जो नेचुरल गैस है उसके जो स्टोरेज है वो काफ़ी बड़े बड़े आपके हैं। तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। तो इसमें जो नेचुरल गैस को जो हम स्टोर करके रखते हैं वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, राजस्थान है, महाराष्ट्र या फिर कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पर आपका स्टोरेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या प्रयोगशाला, जो प्रयोगशाला में जो मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है, जो प्रयोगशाला आपकी होती है, क्या होती है, जो प्रयोगशाला आपकी होती है, तो लेबोरेटरी में, इसमें प्रयोगशाला क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी आपके होते हैं, तो जो लेबोरेटरी में जो मृत जीव आपके होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे हम कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना सकते हैं? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि इनका जो बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो आपका होता है और इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, और इनके बनने की जो सिचुएशन होती है वो जो लेबोरेटरी होती है उसमें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
क्रिएट वहाँ पर नहीं कर सकते। अब आता है कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारे सीमित है, जो कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी है जो लिमिटेड आपके होते हैं। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनके लिमिटेशन को देखते हैं कि कौन कौन से लिमिटेड आपके हैं। तो पहला पॉइंट है, आपने जो अध्याय यानी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन होता है, वन होता है, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जो प्राकृतिक संसाधन में एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या था, जैसे फॉसिल फ्यूल आपका होता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है, या फिर जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, मिनरल्स आपके होते हैं, ये सभी क्या है समाप्त होने वाले आपके होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो आपने ये पढ़ा है चैप्टर, जो आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि जो कोयला और पेट्रोलियम है वो भी कैसा आपका ईंधन है, जो फ्यूल्स होता है, ये आपका फॉसिल फ्यूल्स आपका है, जीवाश्म ईंधन आपका होता है। अगला पॉइंट है मृत जीवों के ईंधन में, जो मृत जीवों के जो ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। तो इसमें जो मृत जीव आपके हैं, जो डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ईंधन में जब उन्हें ईंधन में फ्यूल में आपका चेंज होता है तो उनको चेंज करने के लिए लाखों वर्ष इसमें टाइम लग जाता है, यानी टाइम ड्यूरेशन जो है वो लाखों वर्ष का लगता है। और दूसरी ओर जो इनका ज्ञात भंडार है, यानी जो इसका स्टोरेज है वो कुछ 100 वर्ष यानी कुछ और टाइम आपका कुछ 100 वर्ष और चलेगा। तो इसके अतिरिक्त क्या है, इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। और जो इनको जलाया जाता है, जब हम इसको जो ईंधन है, जो फ्यूल्स है, इनको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो इनसे हमारा जो एयर पोल्यूशन आपका क्रिएट होता है, यानी एयर पोल्यूशन का यह मेन कारण आपका होता है। इनका संबंध विश्व उष्णन से होता है। इसका जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो किससे आपका है, विश्व जो उष्णन है उससे इसका संबंध होता है, रिलेशन आपका होता है। अतः यह आवश्यक है, नेसेसरी है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। यानी जो ईंधन हमने देखा जिससे एयर पोल्यूशन आपका होता है, उन ईंधन का, उन फ्यूल्स का हम तभी यूज करें जब हमें ज्यादा आवश्यकता है, यानी बिना उनके जलाए हमें हमारा जो काम है वो नहीं हो सकता। अगला पॉइंट आता है, इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, अगर हम इन्हें नहीं जलाएंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, जो पर्यावरण होगा, जो इन्वायरमेंट हमारा है वो बेहतर बन जाएगा। विश्व उष्णन का कम खतरा होगा, यानी विश्व उष्णन जो है उसका कम हमें खतरा होगा। विश्व जो होगा ग्लोबल विश्व उष्णन आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका हमें खतरा कम रहेगा और इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक आपकी होगी, यानी जो फ्यूल्स है इनकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन आपकी रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पिकरा लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। जो भारत में जो पेट्रोलियम संरक्षण आपका है, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन है इंडिया में, तो वो अनुसंधान जो संघ आपका है, क्या है, अनुसंधान जो संघ है, रिसर्च एसोसिएशन है पकड़ा, तो वो सलाह देता है, एडवाइस देता है लोगों को कि आप जो पेट्रोल या डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं, यानी गाड़ी चलाते समय आप पेट्रोल डीजल को सेव कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो टिप्स है वो देखते हैं, तो किस तरह, यानी इसके जो टाइप है, उसके जो गुण है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, जब तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। तो जब तक आपके लिए पॉसिबल हो तो गाड़ी आपको कैसे चलानी है, यानी गाड़ी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर उसकी जो मॉडरेट स्पीड है वो फेयर एज पॉसिबल, यानी जितनी ज़्यादा आप, यानी जो मध्यम गति आपकी होती है, मध्यम आपको चलानी होती है। यातायात लाइटों पर अथवा यहाँ जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। या जैसे जो यातायात की जो लाइट होती है, यानी ट्रैफिक लाइट अगर आपकी जली हुई है तो उस टाइम पर आपको जो लाइट जो इंजन आपका होता है गाड़ियों का वो आपको बंद कर देना चाहिए। उसके साथ साथ जहाँ पर आपको वेटिंग, यानी जहाँ आपको वेट करना, यानी आपको वेटिंग करना है, वेट करना है, तो वहाँ पर जो गाड़ी का इंजन होता है वो आपको क्लोज कर देना चाहिए, बंद आपको कर देना चाहिए, उस टाइम पर आपको बंद कर देना चाहिए। तो टायरों का दाब सही रखे, जो टायर होते हैं उनका जो दाब होता है वो भी आपको सही आपको रखना चाहिए। तो टायर का प्रेशर भी आपको सही रखना चाहिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो गाड़ी होती है तो वो आपको रेगुलर क्या मेंटेनेंस में आपको रखनी होती है, तो गाड़ी का नियमित रख रखाव आपको रखना होता है, गाड़ी को मेंटेनेंस आपको कराना होता है। तो ये आपका हो गया। चलिए, ये आपके इसी से क्या कर सकते हो, जो पेट्रोल डीजल है उसको आप सेव कर सकते हो। चलिए, ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें हमने कोयल और पेट्रोलियम का एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।